नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके सामने कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई जानकारी लेके आया हूं। जैसा कि हम लोग सारे लोग जानते हैं कि अभी आईपीओ का बाजार है, इतने सारे नए नए इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आ रहे हैं, मगर उससे भी बेहतर और एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लाइन एक म्यूचुअल फंड के जरिए अपने सामने आया है। वो है एडलवाइस का रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। बेसिकली अगर देखेंगे तो अभी तक जितने भी फंड्स थे मार्केट में वो आईपीओ में जरूर पार्टिसिपेट करते थे, मगर एक्सक्लूसिव आईपीओ में ही पार्टिसिपेट करेंगे ऐसा उनका कोई नजरिया नहीं होता था। एडलवाइस म्यूचुअल फंड जो कि इंडिया की वन ऑफ द बड़ी म्यूचुअल फंड में से एक आती, इनफैक्ट 15th रैंक इसका है। ये एक फंड 3 साल पहले लेके आई थी और वो क्लोज इंडेड रूप में लेके आई थी, जिसका पर्पस था कि वो आईपीओ में ही इन्वेस्ट किया करेगी। और आज 3 साल के बाद, अब 3 साल के बाद ये फंड ओपन इंडेड हो गया है और इस फंड का नाम भी बदल दिया गया है और बदल के उसका नाम कर दिया गया है एडलवाइस रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। मींस कि बेसिकली जो भी 100 लिस्टेड आईपीओज रहे हैं प्रीवियस, उसमें ही ये इन्वेस्ट करेगी और साथ ही साथ जो आने वाले आईपीओज हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेगी। हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जून महीने में भी 5 नए आईपीओ आए हैं। जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि 11 आईपीओ आएंगे और इस तरह से कई सारे कमिंग डेज में आईपीओ आएंगे। हर आईपीओ में इन्वेस्ट करेगी या नहीं करेगी ये तो फंड हाउस डिसाइड करेगी कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, मगर एक जरिया मिला है म्यूचुअल फंड के जरिए कि आप रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आईपीओज के तरफ जो झुकाव है लोगों का, जो कई बार अलॉटमेंट्स नहीं मिलते हैं, कई सारी परेशानियां होती हैं, उससे एक तरह से बचते हुए इसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग एडलवाइस की जो सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है राधिका गुप्ता जी, उनसे कुछ बातें इस फंड के इर्द गिर्द ही करते हैं। नमस्ते राधिका जी। आज जिस शख्सियत से मैं आप लोगों को मुलाकात कराने जा रहा हूं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और कितनी बड़ी शख्सियत से अंदाजा कर लीजिए कि इंडिया के टॉप बिजनेस लीडर, जो 40-50 टॉप बिजनेस लीडर हैं, उसमें इनका नाम आता है। राधिका जी एडलवाइस म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ सीईओ भी हैं। मगर ये तो हुई उनकी नोमेनक्लेचर्स के साथ, मगर इनकी पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप सुनेंगे उनके बारे में, जानेंगे तो मन खुश हो जाएगा और जीवन में कुछ और हम आप सब करने को सोचेंगे। मगर आज उनके पर्सनल लाइफ या उनके इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में बात नहीं करूंगा, वो हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आज सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा राधिका जी का। राधिका जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा जो बहुत खुशी हुई यहाँ आके, और देखने वालों को मेरा नमस्कार। और उम्मीद है कि सब खुश हैं, सुरक्षित हैं जहां भी हैं। थैंक यू राधिका जी। मैं जिस पर्पस से आज आपको इनवाइट किया और बुलाया वो ये है कि रिसेंट में आपका एक बहुत ही खूबसूरत और अलग फंड एक आया। मैं अलग इसलिए कहूंगा कि ये फंड इस तरह के कोई फंड दूसरी फंड इंडिया में नहीं है। जो एडलवाइस की रिसेंट आईपीओ फंड आई हैं वो अपने आप में यूनिक है। तो मैं चाहूंगा कि उस फंड के इर्द गिर्द हम लोग आज की डिस्कशन रखेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि ये फंड जो 3 साल पहले क्लोज इंडेड फंड के रूप में आया और अब ओपन हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, आम लोग उसमें अब जा सकते हैं। तो सबसे पहला मैं यही पूछूंगा कि आप इस फंड को लाने से पहले क्या सोच था आपका, ये आइडिया आया कहां से? तो देखिए, हमारी सोच हमेशा, चाहे इस फंड की हो या कोई भी फंड की हो, वो ये होती है कि निवेशकों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं और हम उनका कैसे एक उपाय निकालें म्यूचुअल फंड के जरिए। अब हमने देखा है, और चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, और हमारे सारे फंड ऐसे ही हम लोग इस सोच के साथ चलते हैं। अब जहां तक ये फंड की बात है, जब हमने ये शुरू किया था, और इसका नाम, पहला नाम एडलवाइस मेडन अपॉर्चुनिटीज था। मेडन का मतलब अंग्रेजी में ये पहली चीज, मेडन बर्थडे, मेडन इनिंग्स, मेडन जो भी है। तो ये था कि आईपीओस जो है एक कैटेगरी है जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट है। और इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां आईपीओस यानी नई लिस्टिंग्स बहुत आएंगी, क्योंकि unlike the US where a lot of companies are listed maybe outside technology, हमारे यहाँ तो हमारी सबसे बड़ी एक्सचेंज लिस्टेड नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी एएमसीज लिस्टेड नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड नहीं है।
इतनी टेक कंपनीज लिस्टेड नहीं है, इतने जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो हम आमतौर से यूज करते हैं, जो ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम फेमिलियर हैं, वो लिस्टेड नहीं है क्योंकि ये यंग मार्केट है और लोगों को आईपीओ में बहुत दिलचस्पी है। लेकिन जो लोगों के बारे में लोगों की आईपीओ के बारे में सोच है और निवेश के बारे में हमेशा एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है कंपनी करती है। अलॉटमेंट नहीं मिलता, अच्छा गलत आईपीओ चुन लिया, उसमें लिस्टिंग डे गेन नहीं मिला, अच्छा जल्दी निकल गए। तो आईपीओ इन्वेस्टिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग का क्षेत्र है, उसको हम कैसे थोड़ा आसान बना सकें अपनी एक्सपर्टीज और फंड के रूप से, ये जेनेसिस थी इस फंड की। और ऑब्वियसली 3 साल हमने इसे क्लोज एंडेड में चलाया, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, एक ट्रायल आइडिया था, अच्छा किया। तो और हमें बहुत मैसेजेस आए कि इनको इसको मैम ओपन करिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी कहते थे और डालना है। तो फिर हमने कहा इसको एक ओपन एंडेड फंड में, जिसका नाम अब रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड है, कन्वर्ट करें, जिससे कि आम आदमी को आईपीओ में इन्वेस्ट करने का एक आसान तरीका मिल जाए। थैंक यू राधिका जी। इसी से इर्द गिर्द एक और प्रश्न बनता है कि चूंकि आपके इस फंड ने पिछले 3 वर्षों की जर्नी जो कंप्लीट की है बहुत ही खूबसूरती से की है। 10 रुपए में एनएबी स्टार्ट हुआ था और तकरीबन आज 16-17 के बीच में चल रही है। तो बहुत ही बढ़िया, हर बेंचमार्क को इसने तकरीबन बीट किया। थीमेटिक कैटेगरीज में भी कई सारे बेंचमार्क को इन्होंने बीट किया, तो सचमुच में बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पुराने जब क्लोज इंडेड था और आज जब ओपन इंडेड है, तो क्या स्ट्रेटजी में कुछ डिफरेंसेस आप लोग लेके आ रहे हैं या सिमिलर पैटर्न पे चलेगा? सिमिलर पैटर्न पे चलेगा बिल्कुल। जो चीज काम कर रही है और जिसने काम किया है, तो अगर कुछ बस चेंजेस ये है, कैंडिडेट फंड है और इसका बेंचमार्क चेंज हो रहा है सभी के कारण। पहले इसका बेंचमार्क मल्टी कैप इंडेक्स था, अब हमने एक एक्चुअली आईपीओ बेंचमार्क एनएससी के साथ क्रिएट किया है रिसेंटली 100 आईपीओ का। तो थोड़ा सा ज्यादा इस यूनिवर्स के पास में है, क्योंकि मल्टी कैप एग्जैक्टली परफेक्ट कंपैरिजन नहीं है। तो बस यही चेंजेस हैं, बाकी इसकी स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि पिछले जो 100 आईपीओ आए हैं, विच इज अबाउट 3-4 साल के आईपीओ, उसमें ये निवेश करेगा 80% और 20% की फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है कि अगर कोई हमने निवेश किया और वो 100 की जगह आईपीओ 101 या 102 हो गया, तो हमें निकलना ना पड़े, उतनी 20% की फ्लेक्सिबिलिटी है। उस 20% में मैं रिलायंस या एचडीएफसी बैंक या कोई कंपनी जो आईपीओ क्षेत्र की नहीं है, वो खरीदने की हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो ये जो कहेगा वही करेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी बेसिकली आपकी सेम है कि आप अच्छे आईपीओज में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं ये भी बता दूं कि ये एक पैसिव स्ट्रेटेजी नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड, जैसे अभी ये फंड ओपन हुए हैं, तो आपके हिसाब से किस तरह के निवेशकों को इस फंड में आना चाहिए? किस माइंडसेट और किस तरह के निवेशकों को आना चाहिए? एक्सपेक्टेशंस बहुत करेक्ट होने चाहिए, तभी आपकी जो है वो एक स्मूथ और सक्सेसफुल निवेश की जर्नी होगी। ये एक एथिक फंड है, तो ये जानना जरूरी है। इसमें इक्विटी है, 100% इक्विटी है और मिड और स्मॉल कैप्स का भी हिस्सा होगा। तो ये जान के आप निवेश करिए। ये आपका कोर एलोकेशन नहीं है, ये एक सैटेलाइट एलोकेशन है उन निवेशकों के लिए जो आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहता है। इसका एक ही बेनिफिट है निवेशकों के लिए, बाकी इक्विटी फंड्स देखिए, जैसे मल्टी कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, इसका पोर्टफोलियो जो इसकी कंपनीज हैं वो उन कंपनी से बहुत अलग होगा। तो ये आपके पोर्टफोलियो में एक जेन्युइन डाइवर्सिफिकेशन होगा। हम जब बात करते हैं तो वो स्कीम्स की उसमें करते हैं, लेकिन स्कीम खरीदने से आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। आप जो होल्ड करते हैं कंपनी, उससे आपका डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल आपके बाकी पोर्टफोलियो में नहीं होंगी। इसका बहुत आपके पोर्टफोलियो में फिटमेंट का फायदा। थैंक यू राधिका जी। एक और प्रश्न था, जैसे मान लीजिए कि अभी पिछले मंथ में हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 5 नए आईपीओ आए हैं और आने वाले दिन में भी, जैसे जुलाई में ही दिख रहा है कि तकरीबन 10 से 11 आईपीओ लाइनअप है और पूरे साल में तो कई सारे आईपीओ अभी आएंगे। तो आपका आने वाले आईपीओ के प्रति क्या रवैया? क्या आपने जून वाले आईपीओ में पार्टिसिपेट किया था इस फंड में, और क्या जुलाई या आने वाले दिनों में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सारे आईपीओ में? जो लिस्टिंग्स हैं, जो अभी लिस्टिंग हुई है, उनके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हम हर आईपीओ देखेंगे। हमें लगता है आईपीओ पाइपलाइन साल में, साल दर साल आई थिंक 15 से 25 आईपीओ आते हैं एवरी ईयर। हमें लगता है ये शायद पाइपलाइन अभी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो। ये आप देख रहे हैं कि जून में भी इतने सारे आईपीओ आए, क्योंकि क्या हुआ है कि हिंदुस्तान में बहुत सालों तक प्राइवेट इक्विटी का पैसा बहुत आया अनलिस्टेड कंपनीज में,
और वो कंपनीज अब बड़ी हो गई हैं, सक्सेसफुल हो गई हैं, वो आईपीओ मार्केट के माध्यम से एग्जिट लेना चाहेंगे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। नाउ मैं ये भी कहूंगी कि समटाइम्स आपको लगता है कि कोई आईपीओ बहुत ग्लैमरस है, लेकिन हम जब डिलिजेंस करते हैं उस कंपनी की तो हमें शायद लगता है कि ये प्राइसिंग इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, तो हम कभी कभी आईपीओ में नहीं लेते। तो ऐसा भी हुआ है इस फंड में कि हमने लिस्टिंग पे कोई आईपीओ नहीं लिया, लेकिन वो लिस्टिंग के बाद 20% गिर गया और हमने तब लिया है और तब उसका बेनिफिट है। तो थोड़ा सा इसमें एक एक्टिव और डायनामिक अप्रोच भी रहेगा, बट हमारा ओपिनियन ऑन आईपीओ पाइपलाइन काफी रोबस्ट है। थैंक यू, आपने सही कहा राधिका जी। पिछले अगर हम लोग देखें तो इंडिया में तकरीबन 50-51 यूनिकॉर्न हो चुके हैं, तो धीरे धीरे तो सारी लिस्टिंग होनी ही होनी है। तो अपॉर्चुनिटी सचमुच में बहुत बड़ा है, मगर कौन सी सही अपॉर्चुनिटी है इसकी समझ हर इन्वेस्टर्स को नहीं हो सकता है। तो उसके लिए निश्चित रूप से आप लोग जैसे प्रोफेशनल लोग की हैंड होल्डिंग की जरूरत बहुत अधिक पड़ने वाली है। और कोई आइडिया आप देना चाहेंगे जिसको सोच के, जिसके बारे में जान के निवेशक इस फंड के बारे में पूरा पॉजिटिव हो और सोचे कि इस फंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट करें? कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे आम इन्वेस्टर को? आई थिंक ये फंड एक बड़ा यूनिक ऑफरिंग है, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफरिंग है। मैं ये भी कहूंगी ये कभी 10,000 करोड़ का फंड नहीं होगा, तो हम इसे ला रहे हैं एक लिमिटेड साइज पे, बंद भी करते हैं, वो भी हम अभी कह रहे हैं, जो कि बड़ा रेयर होता है हमारी इंडस्ट्री में। और आई थिंक एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है आपके आईपीओ प्रॉब्लम्स का, क्योंकि हर इंसान को इस कैटेगरी में इंटरेस्ट है, लेकिन कैसे करें, और डे टू डे में टाइम भी नहीं होता, सिलेक्शन की एबिलिटी नहीं होती, अलॉटमेंट का फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो सारी चीजें शायद हम सॉल्व कर पाए। और आप इसमें आइए और लंबे समय के लिए आइए। इक्विटी का पैसा है, एक महीने में मिरेकल मत एक्सपेक्ट करिए, आइए तो लंबे समय के लिए आइए। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू राधिका जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि राधिका जी का जो एक्सपीरियंस रहा है एडलवाइस के साथ, तकरीबन 4 साल से अधिक सालों से वो एडलवाइस को संभाल रही है। और आज एडलवाइस इतनी बड़ी कंपनी है, 50,000 करोड़ से ज्यादा एसेट मैनेज करती है, या टॉप 50 एएमसी के बीच में इंडिया में आती है, तो बहुत बड़ा क्रेडिट राधिका जी के लीडरशिप को जाता है। तो अगर वो इस फंड के बारे में कह रही हैं और पॉजिटिव अप्रोच ले रही है, तो निश्चित रूप से आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, मगर इनकी बातों को ध्यान रखें। लंबे समय तक अगर आप कुछ पैसा अपना एलोकेट करना चाहते हैं तो इस फंड में जरूर से जरूर कीजिए। और इंडिया की ग्रोथ जर्नी में, इंडिया जो एक बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कीजिए। एक राधिका जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये फंड अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा। ओपन एंडेड तो ये जरूर हो चुका है, मगर आने वाले दिनों में इस फंड में किसी भी दिन पता चलेगा कि फर्दर पैसा लेना बंद हो गया। ऑलरेडी 400-450 करोड़ के एसेट्स इसके पास ऑलरेडी इस फंड के पास हैं। तो अगर अगले 500 या 1000 करोड़ और ये लेती हैं इस फंड के लिए, तो फिर जल्दी से जल्दी इसमें निवेश कर लीजिए, क्योंकि शायद बाद में आप सोचेंगे कि निवेश करूं तो मौका नहीं मिलेगा। एम आई राइट राधिका जी? हाँ, हमारा इरादा है कि 1000-1200 करोड़ के बीच में, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दूंगी, इस फंड को बंद कर दें, क्योंकि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी एग्जिस्टिंग निवेशकों को जाती है। तो ये हम बहुत क्लियरली और अभी कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच राधिका जी कि आपने समय निकाला और हमारे निवेशकों को और आम निवेशकों को एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, एक गाइडलाइन देने की कोशिश की कि आईपीओ के प्रति क्या उनका सोच होना चाहिए। और आईपीओ के बारे में अगर कंफ्यूजन है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू आईपीओ, आप रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड के माध्यम से, एडलवाइस के इस फंड के जरिए आप इन्वेस्ट कीजिए और इस जर्नी का हिस्सा बनिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी 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 मच राधिका जी। हम लोग जल्दी ही मुलाकात करेंगे फिर से आने वाले दिनों में किसी और टॉपिक, किसी और सब्जेक्ट के साथ। तो थैंक यू वेरी मच राधिका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे कि राधिका गुप्ता जी को आपने सुना, उनकी बातों से ये समझ में आया होगा कि ये फंड अपने आप में कितना अनोखा है, कितना अलग है बाकी सबों से। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपको इस फंड से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आइए और डिस्क्रिप्शन में आके जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आके मैसेज डाल दीजिए। और अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड में तो भी मैं कहूंगा कि आप आइए और आके जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट आप वहां से चाहें तो वहां से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सारी चीजों को समझ चुके हैं, अपनी सुटेबिलिटी आप चेक कर चुके हैं तो। मैं फिर से एक जो डिस्क्लेमर है दोहराऊंगा
कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। थैंक यू, नमस्ते। Investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.